Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 12 the supplementary book Vistas, chapter number 3, Journey to the End of the Earth. तो ये जो लेसन है उसमें टीचर 52 स्टूडेंट को लेकर जो स्टूडेंट नेक्स्ट फ्यूचर है तो वो लोग जर्नी के लिए निकलते हैं। उनको जाना होता है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में जाते हैं। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट साउथर्न पोल में है, तो वो वहाँ पहुँचने के लिए 9 टाइम जोन को क्रॉस करते हैं, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं और 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करते करते टोटल उनका जो ट्रैवलिंग का था 100 आवर्स ट्रैवलिंग करके वो लोग एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं। ये जो 100 आवर्स ट्रैवलिंग थी वो कार, एरोप्लेन और शिप, ओके, ये तीनों में ये ट्रैवलिंग करते करते यहाँ पहुँचे थे। और वो जो शिप में गए थे तो शिप का नाम है सोकल्स्की। ये सोकल्स्की नाम की एक शिप थी, उसमें बैठकर वो वहाँ पर गए थे। अभी ये जो एंटार्क्टिका है वो अगर आपको अर्थ के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जानना है तो यू हैव टू गो टू एंटार्क्टिका। ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि बाकी जो पार्ट है, बाकी जितने भी जहाँ पर अर्थ है वहाँ पर हर एक जगह इंसान रहते हैं। और ये एंटार्क्टिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है। वहाँ पर न तो एक भी बिल्डिंग है, न तो ट्रीज़ है। ओनली यू कैन सी ओनली आइस माउंटेन्स, ओके। तो आइस के ग्लेशियर से वहाँ बड़े बड़े, तो ये जो ग्लेशियर से जिसको कभी ने किसी ने डिग नहीं किया, उसके अंदर उसके नीचे कार्बन प्रिंट्स है बहुत सारे एनिमल के, जैसे हार्ड पिंजर कह सकते हैं, स्केलेटन, वो सब वहाँ पर है। तो जिससे हमें पता चलता है कि भाई पास्ट में क्या था, पास्ट के बारे में जानना है तो कंपलसरी आपको वहाँ ही जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के बारे में जानना है तो वहाँ पर अभी भी वो हिस्ट्री आपको वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद बात की है कि सबसे पहले एक जायंट, एक साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको गोंडवाना कहते हैं। यानी इन शॉर्ट, राइट नाउ वी हैव अ 1/3 लैंड एंड 2/3 वाटर बॉडीज, बट बिफोर दैट 2/3 लैंड थी एंड 1/3 वाटर था। यानी अभी हमारा जो आप ग्लोब्स देखते हो तो ग्लोब में क्या है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट है, वो अब अलग अलग जगह पर है, लेकिन पहले ये सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा थे, यानी साथ में थे, ओके। तो उसको जब साथ में थे उसको गोंडवाना कहते हैं। तो उसमें ज़मीन ज़्यादा थी और वाटर बॉडीज़ कम था, लेकिन कोई नेचुरल क्लाइमेट की वजह से वो एकदम ब्रेक हो गए, अलग अलग। ये गोंडवाना जो एक बड़ा पीस था उसके पीसेस होकर वो अलग अलग जगह पर जाकर खड़े रह गए और उसको राइट नाउ वी आर नोन एज अ कॉन्टिनेंट। जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए। तो ये एंटार्क्टिका है वो एक जगह जाकर रुक गया, साउथर्न की जगह। और ये जो एंटार्क्टिका है वहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने
नाइट होती है, वहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है। आई टोल्ड यू कि वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ट्रीज़ नहीं है, दैट मीन्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, और जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर कोई भी इंसान रहेगा नहीं। तो पहले जो हमारा ग्लोब था, जो 5 बिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्री, यानी जब ये गोंडवाना जो था उसमें बहुत सारा फ्लोरा और फ्यूना था, बहुत सारे ट्रीज थे, वो थे। लेकिन ये जब ब्रेक होकर सब अलग अलग जो कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गए, तो उसमें ये जो एंटार्क्टिका ऐसी जगह है कि जहाँ पर अभी भी आइस है, उसके नीचे यानी ये आइस के नीचे डायनासोर के जो अवशेष है वो मिल रहे। बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से पहले मैमल्स थे जो हमें कभी देखा नहीं है, लेकिन यहाँ उसके स्केलेटन की वजह से हमें पता चल सकता है कि अच्छा ये भी एनिमल उस टाइम पर था। अभी उसका नाम क्या था वी डोंट नो, लेकिन ऐसे एनिमल पहले थे, ऐसा हमको पता चलता है। उसके बाद बात की है कि ये जो पूरा ग्रुप गए थे वो लोग अलग अलग जगह घूमे, और ये ग्रुप इसके लिए गया था कि, और उसमें भी ये छोटे बच्चों को इसलिए लिया था क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं वो कल का फ्यूचर है। तो ये लोग अगर ये एंटार्क्टिका को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि फ्यूचर में अगर कोई पॉलिसीज़ बनानी है, कोई डिसीज़न लेना है, तो उन्होंने ये एंटार्क्टिका देखा होगा, तो उसमें से वो बहुत सारी आइडिया उनको मिलेगी, वो सोच सकेंगे। ओके, तो एट प्रेजेंट ये जो एंटार्क्टिका है वहाँ पर भी हीट बढ़ रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग ये है कि भाई हर एक जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मेन रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, जो उसका रेशियो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो एंटार्क्टिका और दूसरे जहाँ पर ग्लेशियर से वो मेल्ट हो रहे, तो क्या कर रहे हैं, जो सी लेवल है वो सी लेवल बढ़ रहा है, और सी लेवल की बढ़ने की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा मोस्ट ऑफ अभी जो अर्थ 1/3 है वो 1/3 भी रहेगी नहीं। ओके, शायद 1/4 या 1/5 हो जाएगी। तो इस तरह से जहाँ पर लैंड है वो सी लेवल बढ़ेगा, तो जो एकदम लो ज़मीन है वो पानी के अंदर चली जाएगी, और धीरे धीरे ये जो लैंड है जो 1/3 हम कहते हैं कि उसका रेशियो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो ये जो बात की एंटार्क्टिका में जो 90% जो हमारा वाटर है वो आइस के रूप में वहाँ पर एंटार्क्टिका और दूसरी जगह पड़ा हुआ है। ओके, हमारे लिए जो पीने का पानी उसका रेशियो बहुत ही कम है। वैसे सी का वाटर इज़ नॉट यूजेबल, वो पीने के लायक नहीं, यानी जो पीने वाला जो वाटर है तो वो 90% आइस के रूप में वहाँ पर पड़ा है, और बाकी जो है हम क्या करते हैं, बाय रेन थ्रू वी आर गेटिंग द ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद ह्यूमन इफेक्ट की बात की है कि अपना जो ह्यूमन की स्टार्टिंग कब हुई, तो 12,000 ईयर्स एगो। 12,000 ईयर्स एगो यानी ये अर्थ तो उससे पहले की बनी है। ओके, तो ये अर्थ जब से बनी और उसके बाद ये ह्यूमन बींग्स स्टार्ट हुए, तो ह्यूमन बींग्स ओनली 12,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुए। तो उसके सामने यानी ये जो अर्थ जब से है उसके सामने ये 12,000 ईयर कुछ नहीं है। ओके, तो इतने शॉर्ट टाइम में ह्यूमन बींग्स एंटर हुए, फिर भी ह्यूमन ने अपने माइंड से, अपनी स्किल से इतना ज़्यादा डेवलप किया अर्थ को, लेकिन ये डेवलप करने में हमने बहुत सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उसको बिगाड़ दिया है, उसको वेस्ट कर दिया है। पूरे अर्थ को हमने बिगाड़ दिया है। जो पहले यहाँ पर एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर हमने पूरा क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है। तो उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सब जब हम सुन रहे हैं उसका मेन रीज़न ये ह्यूमन बींग्स है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ओनली ह्यूमन बींग्स है।
ह्यूमन बींग्स ने ही ये सब अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी इच्छा है, तो अपने ऐशो आराम के लिए ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई कि जिसकी वजह से, जैसे कि मैं आपको नॉर्मल बोलूँ तो भी हमने ये अपनी फैसिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ये गाड़ियाँ बनाई। अभी उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर को बिगाड़ता है। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनरी बनाई तो जिसकी वजह से हमने नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट किए, अलग अलग केमिकल बनाए कि केमिकल की वजह से वही जो वाटर है वो क्या हो गया, पोल्यूट हो गया। तो ऐसे हर एक इंसान ने जो जो चीज़ अपनी फैसिलिटी के लिए बनाई, तो उसकी वजह से हमने किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, एनवायरनमेंट को ख़राब किया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट को, ये जो टीम गई थी जिसमें 52 लोग थे, एक टीचर थे, एक दूसरे एक्सपर्ट थे, बाकी स्टूडेंट थे। तो उन्होंने सब जगह घूमा। जब वो पूरा देखकर वापस आ रहे थे तभी एक बहुत ही आइसबर्ग था। तो जो उनके टीचर थे उन्होंने स्पेशली ये जो शिप थी उसको रुकवाई और बच्चों को कहा कि आइसबर्ग के ऊपर जाओ, वहाँ पर देखो। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि नीचे 180 फीट डाउन वहाँ पर क्या था, अर्थ, यानी वहाँ पर सी था जिसके अंदर कोई सी एनिमल्स थे, वहाँ पर लाइफ थी उसके ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ा चट्टान जैसे क्या थे, आइस थे। उनको ये सब देखकर बहुत ही क्यूरियस हुए और बहुत ही नॉलेज उनको मिला। तो उनका मेन यही टारगेट था कि भाई ये सब देखने की वजह से वो लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाने, क्योंकि वहाँ पर ये अंटार्कटिका में बहुत सारे जो ग्लेशियर थे वो क्या कर रहे थे, हीट की वजह से पिघल रहे थे और सी लेवल वहाँ पर अप आ रहा था, वो दिखाई दे रहा था। तो उससे उनको पता चलता था कि भी रियल में फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो ये सब आप अगर देखोगे तो उसके ध्यान में रख कर ही यू हैव टू मेक न्यू पॉलिसीज़। ओके, तो इसकी वजह से टीचर ने ये सब बताया। उसके बाद वॉक ऑन ओशियन, ओशियन पर वॉक, मैंने बोला कि ओशियन पर वॉक नहीं किया, लेकिन ये जो ओशियन के ऊपर जो एक बड़ा आइसबर्ग था उसके ऊपर वो चले। वहाँ पर उसने 180 मीटर के नीचे कोई लाइफ ब्रीथ कर रही है, वहाँ नीचे क्या था, सोल्ट वाटर था। तो ये भी उन्होंने एक नया जैसे तजुर्बा हासिल किया। वहाँ पर कोई भी ट्री नहीं थी। ओके, फिर से वो लोग जो 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करके यहाँ पर जो जगह वो देखने आए थे, वो जगह उनको रियल में बहुत ही अच्छी लगी। बस यहाँ तक ही आपका लेसन दिया है। आई होप कि मैंने जो स्टोरी आपको एक्सप्लेन की वो आपको पता चल गई होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। आई रिपीट, द विस्टास जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है और नेम ऑफ द लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंड ऑफ द अर्थ यानी जहाँ पर अर्थ का एंड होने वाला है, ऐसी जगह उन्होंने क्या किया, जर्नी की। ध्यान रखो, बिफोर रीडिंग क्या दिया है कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो टू बॉन वॉयस। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो राइटर है त्रिसानी दोषी, उसने कहा कि अगर आपको प्लैनेट के बारे में यानी अर्थ के बारे में, उसके प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट के बारे में जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको उसके बारे में कुछ न कुछ जानने को मिलेगा। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड अ रशियन रिसर्च वेसल। अर्ली दिस ईयर, ये साल की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को फाउंड किया। किसने बोल रही है, त्रिसानी दोषी, कि मैंने अपने आप को फाइंड आउट किया कि मैं एक रशियन रिसर्च वेसल, जिसका नाम क्या था, द एकेडेमिक सोकल्स्की, द एकेडेमिक सोकल्स्की, ये जहाज़ का नाम था। तो वहाँ पर ये राइटर अपने आप को पाती है हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट। हेडिंग यानी वो आगे बढ़ रहा था, कौन सी था, कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट नहीं जहाँ बहुत ही ठंड है, ड्राइएस्ट जहाँ पर बहुत ही सूखा है, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंटार्क्टिका,
यहाँ एंटार्क्टिका की बात की तो एंटार्क्टिका कैसा कॉन्टिनेंट है? तो एंटार्क्टिका कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। माई जर्नी बिगन 1309 डिग्रीज नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास। तो यहाँ पर ये जो राइटर है जिसका नाम है त्रिशानी दोषी, शी वॉन्ट टू टेल अस दैट उनकी जो जर्नी है वो स्टार्टिंग हुई थी 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। ये एंटार्क्टिका पहुँचते पहुँचते उन्होंने क्या किया? तो 9 टाइम जोन पास किए। भी टाइम जोन क्या होता है? तो अपना जो ग्लोब है, ओके, उसमें 2 लाइन होती है, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन होती है। तो जो खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं ये टाइम जोन, ओके। तो उन्होंने ऐसा 9 टाइम जोन, यहाँ से 9 टाइम जोन उससे पार करके वो वहाँ पर पहुँचे थे एंटार्क्टिका। 6 चेक पॉइंट, ओके, 6 चेक पॉइंट से एंड 3 वाटर ऑफ बॉडीज, 3 वाटर बॉडीज यानी 3 ओशियंस वो पार करते करते वहाँ पर गए थे। एंड एट लास्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारी जगह उन्होंने पार करते करते, यानी एटमॉस्फेयर, अलग अलग टाइप के एटमॉस्फेयर, क्योंकि कहीं पर भी जाओगे तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? चेंज होता जाएगा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आगे गए तो अभी यहाँ जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर वो नहीं होगा, उसमें चेंज होगा। तो यानी बहुत सारे इकोस्फीयर वो चेंज करते 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 वहाँ पर पहुँचे थे। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट यानी पैर रखना। तो जब उन्होंने रियल में एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर अपना पैर रखा, I had been traveling over 100 hours in combination of car, an aeroplane and a ship. So, my first emotion on facing Antarctica expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with the immediate and profound wonder. तो जब उन्होंने एक्चुअली एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर पैर रखा तब उसने 100 आवर्स ट्रैवलिंग की थी। कॉम्बिनेशन यानी साथ में कौन कौन सी चीज़ थी उसके साथ, यानी कार में भी ट्रैवलिंग की, एरोप्लेन में भी ट्रैवलिंग की, और उसके बाद लास्ट में शिप में। ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर पहुंची थी, वो उसकी शिप में आई थी, लेकिन घर से जब निकली तब उसने पहले कार में, उसके बाद एरोप्लेन, लास्ट में शिप में ट्रैवल कर कर वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर पहुंची थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जब उसने पहली बार ये कॉन्टिनेंट को देखा तो उसको लगा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप है, लेकिन कैसी वाइट? क्योंकि वहाँ पर ओनली आइस है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ से भरा हुआ लैंडस्केप है, इसीलिए उसको क्या बोला है? एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। अनइंटरप्टेड, किसी को जिसे कभी भी किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसी जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहता ही नहीं, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं। आई टोल्ड यू बिफोर दैट दे हैव ओनली 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। 6 महीने वहाँ उजाला रहता है, 6 महीने अंधेरा रहता है, तो ऐसी जगह इंसान रह सकते नहीं है। दूसरा, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, वहाँ कोई प्लांट नहीं है, वहाँ पर कोई ट्रीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी रह सकता नहीं है। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, ओके, फॉलोड अप टू द इमीडिएट प्रोफाउंड वंडर। ये लोग सरप्राइज होते हुए जहाँ, यानी बीच में जो जो चीज़ें मिलती जाती थी वो हर एक चीज़ उनको सरप्राइज देती थी। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolation, but mainly at how there could ever be seen time when India and Antarctica were part of same landmass। तो ये बात कर रहे हैं कि भाई एक टाइम ऐसा था, ये इंडिया और एंटार्क्टिका एक सेम लैंड मास पर थे, ओके, यानी ये अलग नहीं था। ये हिस्ट्री की बात है कि एक ऐसा टाइम था कि जब ये इंडिया, ये साउथ अफ्रीका, ये जो एंटार्क्टिका, ओके, साउथ अमेरिका, ये सब जगह एक ही लैंड मार्क पर था, ओके,
एक ही लैंडमार्क्स पर, यानी क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट उससे पहले ये पूरा जो अर्थ है वो ओनली एक ही डिवीज़न में था। जैसे अभी राइट नाउ अलग अलग कॉन्टिनेंट है, वो पहले कॉन्टिनेंट नहीं थे, वो सब एक साथ में थे, और जो साथ में थे उसको क्या बोला है, गोंडवाना कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि ये जो राइटर है वो बता रही है कि ये साल की शुरुआत में उसने अपने आप को फाइंड आउट किया कि वो रशियन रिसर्च वेसल है जिसका नाम है एकेडेमिक सोकल्स्की, और वो जो शिप था वो एंटार्क्टिका की ओर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, मद्रास से स्टार्ट की थी। उन्होंने वहाँ एंटार्क्टिका पहुँचते उन्होंने 9 टाइम जोन को पार किया, 6 चेक पॉइंट को पार किया और 3 वाटर बॉडीज़ को पार करके, और बहुत सारे अलग अलग एटमॉस्फेयर को पार करते करते वहाँ पहुँचे थे। एंटार्क्टिका पहुँचते जब उन्होंने वहाँ पर पैर रखा तो ये राइटर ने सोचा कि मैंने 100 आवर्स तक ट्रैवलिंग की, कंबाइन, अकेले एक जगह नहीं, लेकिन उसमें कार में, एरोप्लेन और लास्ट में शिप में, ये ट्रैवलिंग करते करते वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर पहुँचे थे। तो उसने लोगा कि यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप है। वाइट लैंडस्केप यानी क्या, तो बर्फ़। तो जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप थी, अनइंटरप्टेड, किसी ने आज तक उसको इंटरप्टेड यानी डिस्टर्ब नहीं किया। वो ऐसे कैसे, जैसे जिस तरह से डिवीज़न हुआ था, जिसमें बोला कि पहले एक गोंडवाना पूरा एक ही डिवीज़न था, जब वो अलग अलग टूटकर वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, ओके, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गए। तो उसके पहले वो एक ही जगह थे, लेकिन डिवाइड होने के बाद ये जो जगह है वो अनइंटरप्टेड, यानी वहाँ पर कोई इंसान रहता ही नहीं है, वहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ किसी ने किसी को यानी जगह को किसी भी इंटरप्शन नहीं किया है। वंडर इट इज़ इमेंसिटी, ओके। तो वहाँ पर ये आइसोलेटेड जगह है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जनरली बहुत सारे जो कंट्री के साइंटिस्ट थे वो कुछ न कुछ रिसर्च करने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपनी ऑफिस जैसा बनाया है, लेकिन वो पूरा साल नहीं रहते। वो कभी कभी, मैंने बोला कि साल में 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, तो जनरली नाइट में कोई आएगा नहीं, तो दिन के टाइम पर, यानी ये जब दिन होता है उस टाइम पर कोई आता है, वहाँ पर 1-2 महीने रहकर रिसर्च जो करना है करके वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो सेकंड पॉइंट है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री क्या करी इसके बारे में, ये जो एंटार्क्टिका है तो उसके बारे में हिस्ट्री क्या कर रही है, तो देखते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन यानी 650 मिलियन, मिलियन का मीनिंग होता है 10 लाख, ओके। 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। अ जायंट एमेलगमेंटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिट्स। तो ये 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उस टाइम पर एक जायंट सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको लोग गोंडवाना के नाम से जानते थे। उस टाइम पर वो एग्जिस्ट करता था। सेंटर रफली अराउंड इन प्रेजेंट डे, तो क्या उस टाइम पर वो एक सेंटर रफली था, और एट प्रेजेंट जो डे है एंटार्क्टिका की बात है, थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन। उस टाइम पर बहुत ही चीज़ अलग थी। ह्यूमन हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, तो ह्यूमन से तो ग्लोबल सीन पर नहीं थे उस टाइम पर, यानी उस टाइम पर इंसान थे ही नहीं। ग्लोबल यानी ये अर्थ पूरा जो अपना ग्लोब है, तो वहाँ पर इंसान नहीं थे, सीन में ही नहीं थे उस टाइम पर, ओनली एनिमल यहाँ पर रहते थे। एंड क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस टाइम पर ये जो क्लाइमेट था बहुत ही वार्मर था, गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा और फ्यूना यानी प्लांट, फ्लावर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्स, तो 500 मिलियन ईयर्स के 500 मिलियन ईयर्स, मिलियन का मैंने बोला आपको कितना होता है, 10 लाख। आगे जो बात की थी वो 650
मिलियन की बात की थी, यहाँ पर 500 मिलियन ईयर पहले की बात है कि गोंडवाना था। उस टाइम पर गोंडवाना नाम का ये जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वेर विप्ड आउट, लेकिन एक टाइम आया जब डायनासोर विप्ड आउट यानी डायनासोर मर गए, एंड एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर, तो ये जो मैमल्स थे वो वाइप्ड अप हो गए, लेकिन उनकी जो बॉडी थी वो क्या हो गई, ये आइस के नीचे दब गई। द लैंडमास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और ये जो बड़ा एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो डिवाइड हो गया और वो अलग अलग कंट्री है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में डिवीज़न हो गया। सेपिंग द ग्लोब मच एज वी नोन इज टुडे, तो हमारी अर्थ इस तरह से हो गई जो अभी हम देख सकते हैं। हमारा जो ग्लोब है, आज आप ग्लोब देखोगे तो उसमें 7 कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह से ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, उसके डिवीज़न होकर 7 अलग अलग पार्ट में क्या हो गया, वो डिवीज़न हो गया। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। टू विजिट एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका की विजिट लेना ये एक हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी हैव कुड पॉसिबली बी हेडिंग, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई इंसान कब यहाँ पर आए थे। ओके, तो इंसान की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि अगर उसके नीचे से अगर इतने 1000 समझ लो कि यहाँ पर बोला कि 500 मिलियन ईयर्स पहले जो आइस के नीचे से हमें क्या मिले, ओनली एनिमल्स के स्केलेटन मिले, कोई ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन मिला नहीं है। डेट मीन्स हमें पता चला कि भाई उस टाइम पर कोई ह्यूमन बींग्स था नहीं। ओके, इट इज़ टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिकेशंस ऑफ कोडिलरेंट फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेंटाइन सिल्ड ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। तो ये जो एंटार्क्टिका की जो विज़िट है वो एक हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम सिग्निफिकेंट चीज़ें मिलेगी। ओके, जो चीज़ शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। ओके, तो वहाँ पर ग्रेनाइट सिल्ड मिलेगी, ओजोन एंड कार्बन के बहुत सारे आपको सैंपल्स मिलेंगे। ओके, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन होगा। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स एगो, तो आपको लगेगा कि ये सब मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग इमेजिन, तो वहाँ पर आप सोच नहीं सकते, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली है। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया पहले कौन सा था, साउथ की तरफ था, यानी साउथ पोल की तरफ था, लेकिन इंडिया को जैसे पुश किया गया नॉर्थवर्ड की तरफ। क्योंकि राइट नाउ अवर जो इंडिया है वो कौन से है, नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल में है। पहले ये जो इंडिया था वो साउथ पोल की तरफ था, लेकिन जब ये डिवीज़न हुआ तो ये जो इंडिया है उसको जैसे धक्का मारकर उसको नॉर्थ वर्ड यानी नॉर्थ डिवीज़न में यानी नॉर्थ पोल की तरफ उसको धक्का मार दिया। जैमिंग अगेन एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयस। ओके, और ये जो इंडिया जैसे वहाँ पर जैसे टच हुआ तो जैसे एकदम बकल होकर एक क्रस्ट हुआ, ज़मीन एकदम उपस गई, और उसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय। तो ये जो इंडिया था वो पहले साउथ पोल में था, अभी वो धक्का लगा कि जैसे वो नॉर्थ पोल में चला गया, तो टकराने की वजह से एक बड़ा पहाड़ क्रिएट हुआ, उसको हम आज हिमालय के नाम से जानते हैं। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका था वो ड्रिफ्टिंग, वो धक्का मार के जैसे वो नॉर्थ अमेरिका के पास पहुंच गया। ओपनिंग ऑफ द ड्रैक पैसेज टू क्रिएट कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीजिड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग जो एटमॉस्फेयर थे के वहाँ पर जैसे कोल्ड सर्क्यूम्पोलर चला गया करंट में, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीजिड, और एंटार्क्टिका एक फ्रीजिड जोन में चला गया। फ्रीजिड जोन में जाने की वजह से और फिर डिसोलेटेड अकेला रह गया, और इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में
ये एंटार्क्टिका नाम क्या हो गया, से फेमस हुआ। तो ये एंटार्क्टिका पहले इंडिया के साथ ही था, लेकिन वो क्या हो गया, फिर अलग हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। आपको एक PDF दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर होगी, आपको लिखना है। थैंक यू।